रजत भाटिया कहा है या दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है बिल्कुल इनोसेंट हैं, अनटिल अनलाइक प्रूफ नहीं होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 भी यही कहता है कि हर बंदे को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। एफआईआर होने का मतलब ये नहीं है कि जिस बंदे के ऊपर एफआईआर हो रही है वो कोई मुलज़म बन गया है या मुजरम बन गया है। उनके ऊपर ये एफआईआर एक हो गई है तो आपने उसको डायरेक्ट मुजरम बना दिया है। क्या प्रमोशंस करना एक जुर्म है? आप मुझे बताएं। जिन्होंने डक्की के ऊपर एफआईआर दी आपने फिर उनका निजाम भी देखा, जिन्होंने एफआईआर दी वो पकड़े भी गए, अभी तक में हैं, जेलों में हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हमें जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना है। ये एक टेस्ट केस है ना सिर्फ एनसीसीए के लिए, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स के लिए भी और हमारे लिए भी कि एज ए प्रमोशंस करना इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम। आपने किसी बंदे के ऊपर उठा के आप कह रही हैं कि उसने जो है वो क्राइम कर दिया है। अब फराजी की रिपोर्ट आनी है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी है। एनसीसीए जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी ईमानदारी से इसके ऊपर तहकीकात करें। क्रिमिनल लाइबिलिटी आप तब ही एस्टेब्लिश होगी अगर उसके पीछे उस बंदे का इंटेंशन होगा फ्रॉड का। हमें तो पूरी उम्मीद है ऑनरेबल कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद ना हो तो पाकिस्तान में एक चीज़ है, वो है कोर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आतिका शेख एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे इकरा कवल गैमलिंग एप्स प्रमोशन की जो वीडियोस उन्होंने बनाई हैं उन पर क्या केस हो सकते हैं, उनकी क्या सजाएं हो सकती हैं, फर्दर उनके साथ क्या होगा, क्या वो इनोसेंट साबित होंगी या उन्हें सज़ा मिलेगी। इसके लिए हमने स्टूडियो में जिनको मदऊ किया है वो हैं एडवोकेट सलीम। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और मेरी ओपिनियन देने के लिए बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। सलीम साहब मुझे ये बताइएगा कि एफआईआर जब किसी पर दर्ज की जाती है तो उस पे क्या सजाएं, कौन कौन सी सजाएं लागू होती हैं, कितनी बड़ी सजा मिल सकती है एफआईआर पर? ये एफआईआर बेसिक क्या है? देखिए, एफआईआर जो है ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और इसको आप इस तरह कह दें कि ये इंफॉर्मेशन का एक पीस है। और एफआईआर होने का मतलब ये नहीं है कि जिस बंदे के ऊपर एफआईआर हो रही है वो कोई मुलज़म बन गया है या मुजरम बन गया है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया जा रहा है और उसको साबित करना है जिसने लगाया है। प्रोसिक्यूशन ने चूँकि एफआईआर दी है तो वो अपनी एविडेंस इकट्ठी करके लेके आएँगी कोर्ट में और कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि ये एफआईआर बनती है या नहीं बनती है। तो एफआईआर हो जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा जो है वो मुजरिम बन गया है या उसके बस अब ये कहीं नहीं जा सकता, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है, अब ये पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि वो फेक है, सही है, नहीं है। ओके, मतलब आपके कहने का मतलब है कि एफआईआर किसी पर होना एक जुर्म नहीं है, वो सिर्फ एक जो है एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होगा और पता चलेगा उस पे क्या है, किस तरह से उस पे किस चीज़ का उस पर जुर्म जो है आयद किया जा रहा है, मतलब एक वो पेपर है। जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है हम्म, किसी भी चीज़ के बारे में कि कोई कहीं पे ऑफेंस हो गया है तो उसके हम्म, बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे आगे केस चलता है हम्म, उसको कहा जाता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। उसके बाद मुतलका डिपार्टमेंट है, पुलिस है या एफआई है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो अपनी कार्रवाई शुरू करती है, एविडेंस इकट्ठा करती है। उसके बाद वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके जो मुतलका कोर्ट होगा जिसकी जुरिसडिक्शन बनती होगी वहाँ पर वो पेश करते हैं। फिर कोर्ट उसको डिसाइड करती है कि एफआईआर जो है वो लीगल है। समटाइम्स ऐसे होता है कि एफआईआर बिल्कुल नहीं बनती होती और एज ए लॉयर हम लोग फिर उनको हाई कोर्ट में फ़ाइल कर देते हैं क्वैशमेंट की रिट। और हम्म। मोस्टली हमने देखा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने उसके ऊपर इंटरवेन किया है और बहुत ज़्यादा एफआईआर क्वैशमेंट भी होती हैं। ओके, चलें, सलीम साहब मुझे ये बताइएगा जैसे इकरा कवल पर गैमलिंग ऐप्स का केस हुआ है और उन पे क्या मतलब किस तरह से आप उनके वकील हैं, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं एक मुजरिम को, तो कैसे आप उन्हें डिफेंड करेंगे? बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन करना, किस तरह से डिफेंड करेंगे? देखिए, पहले तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि आपने जो क्वेश्चन किया है ये बनता ही नहीं है बिल्कुल सिरे से ना। आप कह रहे हैं मुजरिम है। अब देखिए, आपने एक इनोसेंट बंदे को आप कह रहे हैं कि मुजरिम है। आपको मुजरिम की डेफिनेशन का ही पता नहीं है तो मैं इस पे क्या आंसर दूँ? ठीक है, मुजरिम तब बंदा बनता है एक बंदे के ऊपर एफआईआर हुई है। एफआईआर होने के बाद उसका बाकायदा एक ट्रायल चलेगा कोर्ट में, पुलिस अपनी एविडेंस लेके आएगी या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपना सारा एविडेंस इकट्ठा करेगी, उसके बाद सबूत लेके आएगी। फिर
उसके बाद जो जो जिसके ऊपर ऑफेंस लगा है या जिसके ऊपर एलिगेशन लग रहा है, वो अपनी एविडेंस वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जाके कोर्ट डिसाइड करती है कि बंदा जो है इसको सज़ा देनी है या इसको बरी करना है, उसके बाद जाके मुजरम होता है। आप पहले देखें किसी के ऊपर आप उनके ऊपर ये एफआईआर एक हो गई है, तो आपने उसको डायरेक्ट मुजरम बना दिया है। वो तो मुलज़म भी नहीं है, एक एलिज्ड अक्यूज़्ड हैं वो एक। उनके ऊपर सिर्फ एक एलिगेशन है और एक ऐसा एलिगेशन है जो सिरे से बिल्कुल नहीं बनता है। एक प्रिज्यूम किया जा रहा है कि उन्होंने जो है प्रमोशंस की हैं। क्या प्रमोशंस करना एक जुर्म है? आप मुझे बताएँ। प्रमोशन करना जुर्म नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक ऐप्स हैं, यही मैं सवाल आपसे पूछने वाली हूँ कि गवर्नमेंट लॉ की तरफ से कोई इस तरह की फरिस्त जारी की गई है जिस पर जो भी बैटिंग ऐप्स, इस तरह की भी गेमिंग्स ऐप्स हैं, कौन कौन सी ऐप्स हैं जिस पर आप अपनी प्रमोशंस नहीं कर सकते? देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपका जो क्वेश्चन है ना वो 2 हिस्सों पे है। अब देखिए जो प्रमोशंस हैं बज़ाते खुद तो जैसे आपने कहा है जुर्म नहीं है। अगर ये प्रमोशंस करना जुर्म होता तो जितने आपके टीवी ऐड चल रहे हैं, ये सब के ऊपर एफआईआर के मुंतज़र होते। और जो भी प्रमोशंस हैं, देखिए प्रमोशंस कैसे डिटरमिन की जा सकती हैं कि ये इल्लीगल है, ये इल्लीगल है। देखिए, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। आप भी एक यूट्यूबर हैं, कल को आप भी कोई प्रमोशंस करती हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर भी एफआईआर दे दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी सर, मैं अब आपकी बात काट रही हूँ। मैं कोई प्रमोशंस करती हूँ, मुझे मेरी ऑडियंस देखती है, तो मुझे पता होगा कि मैंने किस चीज़ की प्रमोशन करनी है, इतना हाउ नो होगा। लेकिन जब आपको बताया गया है कि ये गैम्बलिंग ऐप्स हैं, ये बैटिंग ऐप्स हैं, इस पर प्रमोशंस नहीं करनी और प्रमोशन करने की वजह से आपको इतना पैसा दिया जाएगा और आप पैसा भी ले रही हैं, आप प्रमोशंस भी कर रही हैं ऐसी ऐप्स की, और आपको हज़ारों लोग, सिस्ट्रोलॉजी को कौन नहीं जानता, हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे। तो वो क्या सीख रहे हैं इससे? देखिए, इसके ऊपर पाकिस्तान में जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, उसने कोई बाय लॉज़ नहीं बनाए हुए हैं। ओके। मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मैंने अभी जैसे गाड़ी बाहर खड़ी की है, तो पार्किंग वाला बंदा मेरे पास आया। उसने आके मुझे एक रसीद दी है। उसके ऊपर भी बाय लॉज़ लिखे हुए हैं कि इसकी फ़ी इतनी है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक आप गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर सकती हैं। उसके बाद अगर चोरी हो जाती है तो ये है। एक छोटी-सी चीज़ को लेके बाय लॉज़ हैं, तो प्रमोशंस को लेके अभी तक मुतल्लिका डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कोई बाय लॉज़ होने चाहिए, नहीं बने हुए। अब जहाँ तक बात रही प्रमोशंस की, आप कह रही हैं कि वो बैटिंग ऐप है या वो गैम्बलिंग ऐप है, तो ये कौन डिटरमाइन करेगा कि वो बैटिंग ऐप है? देखिए, इसके ऊपर कहाँ कि पाकिस्तान में किस लेवल के ऊपर प्रमोशंस की गई थी, और आपने चंद एक यूट्यूबर्स को उठा के उनके ऊपर एफआईआर दे रही हैं और फिर कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया है। देखिए, जो एक प्रमोटर है या एक इन्फ्लुएंसर है या एक्टर है या एक जो भी इसको प्रमोट कर रहा है, प्रमोशंस कर रहा है, उसका उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है डिटरमाइन करने के लिए। ना ही तो वो उसके पास कोई अथॉरिटी है, ना ही वो रेगुलेटर है, ना ही कोई वो ऑडिटर है, और ना ही उसको लॉ ने कोई ऐसी अथॉरिटी दी हुई है कि वो उसको चेक करे आया कि जिस ब्रांड ने या जिस कंपनी ने मुझे ये प्रमोशन के लिए कह रही है, पीछे से जो है वो लीगल है, ये इल्लीगल है। उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है। ये किसी ने डिटरमाइन करना है, ये पाकिस्तान की जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, उन्होंने डिटरमाइन करना है, बताना है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं कि जो भी फ्यूचर में इसके ऊपर कोई प्रमोशंस हो तो उनके इन इन चीज़ों को फॉलो किया जाना चाहिए। और वैसे भी ये एक वाद केस है जो प्रमोशंस को लेके किया गया है, ये टेस्ट केस होना चाहिए, और हम भी इसको एज ए टेस्ट केस ही समझते हैं कि एक ऐसा एलिगेशन लगाया गया है। मैं सिर्फ यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जस्टिस सिस्टम में सबको इक्वल आप ट्रीट करें, और इक्वल ट्रीट आप इसी सोर्स में करेंगे कि बाकायदा इसके ऊपर बाय लॉज बनाएं आप कि आपने इस चीज़ की प्रमोशन करनी है, नहीं करनी। देखिए, आपके पास जब कोई एक कंपनी आती है या ब्रांड आता है प्रमोशंस के लिए, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले, आपके पास पीआर एजेंसी है, उनके पास जाते हैं, पीआर एजेंसी आपको अप्रोच करती है। फिर आप एज ए थर्ड पार्टी, आप तो एक ना ही तो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपने तो सिर्फ एक ओपिनियन देनी है। मिसाल के तौर पे आप एक जाती हैं रेस्टोरेंट के ऊपर, आपने वहाँ पे खाना खाया, आप कह रही हैं कि मैंने जो यहाँ पे खाना खाया है मेरी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। आपने एक स्टोरी लगा दी है वहाँ पे, और उसके बाद मैं आपकी स्टोरी देख के वहाँ पे चला जाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं है वहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा? मैं आपके ऊपर एफआईआर दे दूँगा। मैं आपके ऊपर एफआईआर नहीं दूँगा। अब मेरा ये मामला बीच किसके बीच में है? ये सर्विस प्रोवाइडर के बीच में और कस्टमर के बीच में है। एफआईआर तो सर्विस प्रोवाइडर के बीच में होना चाहिए। आपने अपनी ओपिनियन दी है। आपने किसी चीज़ की जो प्रमोशन कर रही होती हैं, आप उस पे क्या करते हैं? आप अपनी ओपिनियन देते हैं। ये चीज़ ठीक है, नहीं ठीक है। वो तो जो बंदा सुन रहा है उसको आप फ़ोर्स नहीं कर रहे कि आपने ये काम करना ही करना है। हुँ। आपने एक ओपिनियन दी है, अगले बंदे पे डिपेंड है वो उस पे अमल करे, ना करे।
अब जहाँ तक आपने बात की है कि वो उन्होंने ऐसी ऐप्स की प्रमोशंस कर दी है, जिस वक़्त ये ऐप्स की प्रमोशंस चल रही थी, किस लेवल पे की है, ये आप बेहतर जानती हैं। अच्छा, आप एक सवाल आपने मेरे दिमाग में डाला, आप कह रहे हैं कि ये कोई एफआईआर नहीं है, ये कोई केस नहीं बनता है। अगर ये कोई केस नहीं बनता क्योंकि तमाम यूट्यूबर्स को गैम्बलिंग ऐप्स और बेटिंग ऐप्स प्रमोट करने पर इस तरह की एफआईआर दी गई हैं, अगर नहीं बनता तो डकी ने इतना सर्वाइव किस तरह कर लिया? डकी को इस तरह क्यों कितने इतने महीने अंदर रखा गया और उसके सारे अकाउंट, सारी चीज़ें उससे ले ली गई? ये अगर इनोसेंट होते तो वो क्यों इस तरह अंदर सरवाइव करते? देखिए, उसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। डक्की का मामला चूँकि हमारे पास नहीं है, वो बेहतर बता सकती हैं। लेकिन लेकिन मैं मामला मैं नहीं है, केस तो वही है ना, हाँ, सेम। मैं वहीं अर्ज़ करने लगा हूँ आपको। जैसे प्रमोशन से एक क्राइम नहीं है, कोई ओपिनियन से अगर कोई डिससैटिस्फाई होता है, तो वो एक फ्रॉड नहीं है। और किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देना कि किसी भी चीज़ का, वो एक एविडेंस नहीं है। हमें ये हुँ, तीनों चीज़ों को समझना होगा। हुँ, वरना एफआईआर होती रहेंगी और इस तरह जो है वो इंसाफ नहीं मिलेगा। अब उस टाइम जिन्होंने डक्की के ऊपर एफआईआर दी, आपने फिर उनका अंजाम भी देखा, किस तरह वो जिन्होंने एफआईआर दी वो पकड़े भी गए, उनसे करप्शन भी उनसे रिकवरी हुई, अभी तक में हैं, जेलों में हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हमें जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना है। और किसी के ऊपर कोई आप एफआईआर दे रहे हैं एज़ ए, क्योंकि जितने हमारे ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये रोल मॉडल हैं, इनके पास क्या होता है? इनके पास एक इनकी रेपुटेशन है, एक सोशल रिस्पेक्ट इनके पास होती है। अगर आप उसी को डैमेज कर देते हैं, तो देखें, आप 3-4 यूट्यूबर्स के ऊपर आप एफआईआर दे रहे हैं, बाकी को छोड़ के, तो क्या इनके पास फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 9 है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता? बिल्कुल होता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि इन लोगों को भी हक है कि अपनी लाइफ और लिबर्टी का, ठीक है, आप एक ऐसा जुर्म, एक ऐसा एलिगेशन आप लगा रहे हैं जो वे किस्म का एलिगेशन है, जो एलिगेशन नहीं बनता। और उस एलिगेशन की वजह से अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में भी इनकी जो अरेस्ट है वो दरकार ना हो, तो इनका बिल्कुल हक बनता है कि इनको भी अपनी लाइफ जीने का हक है। और इसी तरह आप देखें, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये इनकी सिर्फ इनके पास रेपुटेशन ही होती है और ये फॉलोवर होते हैं, आप इनकी रेपुटेशन को डैमेज करेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आर्टिकल 14 हमारा यही कहता है कि हुँ, प्रोटेक्शन है ह्यूमन डिग्निटी की। जहाँ पर ये बे किस्म का एलिगेशन लगाया गया हो, जिसकी वजह से इनकी रेपुटेशन आपकी डैमेज हो रही हो, या आपको पब्लिकली ह्यूमिलेशन किया जा रहा हो, हुँ, तो फिर हमने बहुत दफ़ा देखा है, हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स जो है इंटरवीन करती हैं। और हमने फिर उसमें आपने भी देखा होगा कि फिर उसके बाद ये जो इंडिविजुअल्स हैं, हुँ, इसके ऊपर ये कहा गया है कि जो इनकी डिग्निटी है उसको डैमेज ना किया जाए। तो इन लोगों के ऊपर जो आर्टिकल्स हैं हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के हैं, वो भी प्रोटेक्शन देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि पहले जो केस डक्की के ऊपर चलता रहा है उतनी देर तक कैसे चलता रहा है। ये एक टेस्ट केस है, ना सिर्फ एनसीसीए के लिए, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स के लिए भी और हमारे लिए भी, कि एज ए प्रमोशंस करना इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम। आप किसी की कमर्शियल डिससैटिस्फैक्शन को ये नहीं कह सकते कि उसने फ्रॉड किया है। हाँ, अगर प्रमोशंस के पीछे इंटेंशन उसका फ्रॉड का हो, डिसेप्शंस का हो, या किसी को नुकसान पहुंचाने का हो, तो फिर आप उसको कह सकती हैं क्राइम है। आपने किसी बंदे के ऊपर उठा के आप कह रही हैं कि उसने जो है वो क्राइम कर दिया है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत फ़र्क है। अब ये जो जैसे प्रमोटर्स हैं, इनके पास कोई ऐसा अलादी का चिराग नहीं है कि इन्होंने चेक करना है कंपनी, पहले प्रमोशन आ गई तो मुझे कंपनी वाले डॉक्यूमेंट दें कि एससीसीपी में रजिस्ट्रेशन है, हाँ, एफबीआर में रजिस्ट्रेशन है, मुतलका डिपार्टमेंट में इनकी रजिस्ट्रेशन है, मुझे डॉक्यूमेंट दें तो फिर मैं आपकी प्रमोशन करूँगा। कभी ऐसे देखा पाकिस्तान में आपने? कभी ऐसे हुआ है? तो ये कैसे चेक कर सकते हैं? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और क्रिमिनल लाइबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप इनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आप इंडोर्स कर रहे हो कि इन्होंने ये क्राइम किया है, तो प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि इनके पीछे इनकी टेंशन जो थी वो फ्रॉड की थी, डिसेप्शन की थी, और इनके पीछे इनकी जो इंटेंशन थी वो लोगों को नुकसान पहुंचाने की थी। तो आप जब किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन देते हैं, तो ओपिनियन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को फ्रॉड कर रहे हैं, आप उसकी वजह से कोई रॉन्गफुल गेन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप उनका केस लड़ रहे हैं। अभी आपने इतनी बातें की, तो आप अभी तक उन्हें इनोसेंट क्यों नहीं साबित करवा पा रहे? अभी तक उनका केस क्यों चल रहा है? हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चूँकि ये एक ऐसा केस है जिसमें डिजिटल गैजेट्स इन्वॉल्व हैं,
अब एफआईए हो गया, एनसीसीए हो गया, इसमें मोस्टली केसेस ऐसे होती हैं साइबर क्राइम के जिसमें हमारे मोबाइल फ़ोन इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए ये जो एफआईआर है इसमें 4-5 लिंक्स दिए गए हैं कि इन लिंक्स में प्रमोशंस की गई। अब लिंक भी ऑलरेडी एफआईए के पास हैं, एनसीसीए वालों के पास हैं, मोबाइल फ़ोन भी उनके पास है। अब जो इन्वेस्टिगेशन में जो उनको दरकार थी चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड कर दी हैं। अब उन्होंने फोरेंसिक लैबोरेटरी के लिए भिजवा दी। अब फोरेंसिक की रिपोर्ट आनी है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी है, फिर जाके कोर्ट उसके ऊपर जो है वो डिसाइड करेगी। इसी वजह से ये केस चलता आ रहा है। हम लोग तो बड़ी देर पहले से ये केस लेके चल रहे थे, ये तो अभी मीडिया पे अभी है, वरना 4-5 माह तो हम ऐसे ही जाते थे और आ जाते थे, तो ऐसे ही चलता आ रहा था। अच्छा, आपके ख़्याल में कि अभी तक इतना डिले होने की क्या वजह है? क्योंकि रिपोर्ट्स आप कह रहे हैं कि सब चीज़ें उनके पास हैं, सारी चीज़ें उनके पास हैं। अगर तो वो इनोसेंट हैं, तो कोर्ट को चाहिए ना कि उनको रिलीफ़ दे दें, उनको छुड़वा दिया जाए, उनका केस ख़त्म कर दिया जाए, उनकी एफआईआर ख़त्म कर दी जाए। तो इतना डिले किस वजूहात से हो रहा है? क्या किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि चूँकि इसमें गैजेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी फोरेंसिक के लिए उन्होंने फोरेंसिक लैबोरेटरी में भिजवा दिया, वहाँ से रिपोर्ट आएगी, फिर जो एनसीसीए का मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो उस रिपोर्ट को देखते हुए अपनी फाइंडिंग देगा और फाइंडिंग कंप्लीट करके फिर वो कोर्ट में अपनी फ़ाइल जो है प्रोड्यूस करेगा। अब क्योंकि अभी तक ऑनरेबल कोर्ट में फ़ाइल ही नहीं जाती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, इसी वजह से जो ऑनरेबल कोर्ट हैं, वो भी बेबस हैं। वो इस वजह से एक से बाद दूसरी पेशी पे, दूसरी बात तीसरी पेशी ऐसे बढ़ती जा रही हैं। तो हम लोग भी इस वजह से अपने आर्गूमेंट्स वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कि हमें भी पता नहीं है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ मतलब कंप्लीट कब होनी है और कब तक रिपोर्ट आनी है। अभी जब लास्ट आप लोग गए हैं कोर्ट में, पेशी हुई है, उसमें क्या जज साहब के साथ आपकी क्या आर्गुमेंट्स हुए हैं? देखिए वही है कि वो जब जैसे हम लोग तो हर दफ़ा इस आस उम्मीद के साथ जाते हैं कि ये लास्ट हियरिंग होगी और स्पेशली जो मैं अपने इकरा की बात करूं तो वो एक उनके पास बेबी है, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। वो बेबी को छोड़ के आते हैं, वो वैसे ब्रेस्ट फीडिंग बेबी है, तो वो बड़ा एग्ज़ैक्टली। प्रॉब्लम उनके लिए। तो वो हमारी हर दफ़ा यही कोशिश होती है कि ये लास्ट पेशी हो। लेकिन ये है कि जब हम वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि अभी तक एनसीसीए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की है और इस वजह से फिर नेक्स्ट एडजमेंट हो जाती है और फिर नेक्स्ट डेट पड़ जाती है और फिर इस तरह सिस्टम चल रहा है ये। आपको लगता है कि ये केस कब तक चलता रहेगा? क्या क्या कहते हैं आप, कब तक इस केस से आप उनको छुटकारा हासिल करवा सकते हैं? देखिए बात ये है कि ये वाला जो केस है कोई भी क्रिमिनल केस हो हुँ। उसके आप उनको डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में। एक है बेल की हद तक, अगर बंदा पकड़ा जाए तो आफ्टर अरेस्ट बेल है और अगर बंदा ना पकड़ा जाए तो प्री अरेस्ट बेल में हम लोग जाते हैं। प्री अरेस्ट बेल का फेज़ 1 है, जहाँ से बेल कंफर्म हो जाए उसके बाद ट्रायल शुरू होता है, जैसे अभी डक्की का ट्रायल शुरू हुआ है। ओके। अब ट्रायल जब शुरू होता है उसमें वहाँ पे वो एविडेंस दी जाती हैं। अब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेके आएगी और जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया वो अपनी एविडेंस लेके आएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करती है, उसके बाद जाके केस खत्म होता है। तो ये अब उसमें उससे पहले अगर केस बिल्कुल ना बनता हो तो जो दल का जो डिपार्टमेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो ये समझती हैं कि ये एफआईआर गलत हुई है तो वो भी डिस्चार्ज की रिपोर्ट बना सकते हैं। हाँ। अब हमें ये पूरी उम्मीद है कि हम जो ये चाहते भी हैं, हमने अपना रिकॉर्ड भी जमा करा दिया है कि एनसीसीए जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी ईमानदारी से इसके ऊपर तहकीकात करें मुकम्मल और शफाफ तरीके से, तो इसके ऊपर खराज रिपोर्ट बननी चाहिए। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारा जस्टिस सिस्टम माशाल्लाह से इतना अच्छा है कि अब उन्होंने इस तरह के काम शुरू कर दिए हैं। अभी ये आपने बोला कि ये ट्रायल है, ये भी ये चीज़ें चल रही हैं कि आपको एक फ़हरिस्त दी जाएगी और उसमें पता चलेगा कि ये चीज़ें नहीं करनी, इस चीज़ों की प्रमोशन नहीं करनी। लेकिन जैसे अगर ये ट्रायल है, तो जो बैटिंग ऐप्स हैं, ये हमारे जितने भी हीरोज़ हैं, यूट्यूबर्स के अलावा जितने भी हमारे क्रिकेट के जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी प्रमोशंस की हैं। जैसे बाबर आज़म हैं, उन्होंने भी प्रमोशन की है। उनको कैप्टनसी से उतारा भी गया है कि उन्होंने इसकी बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन नहीं की। तो आप इस पे क्या कहेंगे? फिर तो जस्टिस नहीं हुआ ना कहीं न कहीं। देखिए, ये क्वेश्चन हर पाकिस्तानी की ज़हन में है कि इन ऐप्स को लेके हर जगह पे प्रमोशंस की गई थी, कौमी हीरोज़ ने भी की और जैसे आपने कहा कि हर लेवल पे की गई, हमारे हर एक्टर ने की इसके ऊपर प्रमोशंस। तो इस तरह तो हर किसी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन आपने चंद एक को चुन के उसके ऊपर एफआईआर दे दी। अब जब एफआईआर दे दी है, तो हमारा जस्टिस सिस्टम ये होना चाहिए, मैंने जैसे पहले कहा था कि प्रमोशंस करना इटसेल्फ इज़ नॉट अ क्राइम। और ये जो है देखिए मिसाल के तौर पे मैं आप एज ए यूट्यूबर हैं, आपने एक स्किन केयर के बारे में एक ओपिनियन दे दी है कि ये स्किन केयर जो है ये ठीक है।
अब हर बंदे की स्किन केयर के ऊपर जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है। अब मैं यूज़ किया, ठीक नहीं आई मेरे पे, अब मैं क्या करूँगा? मैं आपके ऊपर एफआईआर दूंगा। आपके ऊपर एफआईआर नहीं दे सकता ना मैं। एक सर्विस प्रोवाइडर है और एक कस्टमर है, आप उनके ऊपर एफआईआर देंगे। अब जैसे आपने कहा कि अब हमें लिस्ट दे दी जाएगी कोर्ट की तरफ से, देखिए ये कोर्ट का काम नहीं है लिस्ट देना, ये काम है मुतलका डिपार्टमेंट का काम। आप मुतलका डिपार्टमेंट को चाहिए, ये ना सिर्फ इसी केस के लिए बल्कि जितने भी प्रमोशंस हो रही हैं, हर रोज़ आप देखें पाकिस्तान में, हर सेकंड आप उठा के देख लें, मीडिया के ऊपर टीवी चैनल को उठा के देख लें, प्रमोशंस हो रही हैं। जब प्रमोशंस हो रही हैं, जो बंदे प्रमोशंस कर रहे हैं एक्टर हमारे या हमारे इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो प्रमोशंस कर रहे हैं, क्या हर यूट्यूबर वो उसको चेक कर रहा है कि ये लीगल है या इलीगल है? किसी भी चीज़, स्किन केयर की हम बात कर लेते हैं, क्या उस ब्रांड को चेक किया जा रहा है कि वो लीगल है या इलीगल है? ये किसका काम है चेक करना? किसका काम है ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना? ये मुतलका डिपार्टमेंट का काम है कि हर जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो एक ऐसे बाई लॉज बनाए कि जितनी पीआर एजेंसीज हैं, अगर आपने कोई प्रमोशन किसी प्रमोटर से करवानी है तो आप पहले ये रिक्वायरमेंट पूरी करें, उसके बाद आप प्रमोशंस कराएं। इसलिए मैं कहता हूँ ये एक टेस्ट केस है, इसको एज एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहिए, इसके बाद बाई लॉज बनने चाहिए और सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ लोगों को छोड़ दें और कुछ लोगों को आप पकड़ लें, फिर आप जो है उनको मतलब इतना जलील कर दें कि उनकी जो रेपुटेशनल डैमेजेस को आप करें। उनके पास क्या है कि उनके पास सोशल रिस्पेक्ट है माशरे में, आप उनकी ज़हनी अजियत दें उनको, आप उनको उनकी रेपुटेशन ख़त्म करें, आप चंद एक को लेके बाकियों को आप लोग छोड़ते हैं, तो ये जस्टिस सिस्टम नहीं है। जस्टिस सिस्टम यही है कि हर बंदे को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 भी यही कहता है कि हर बंदे को इक्वल ट्रीट करना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सके। तो ये वाला जो केस है ये एजेंसीज़ के लिए भी और ऑनरेबल कोर्ट्स के लिए भी और हमारे इदारों के लिए भी एक तरह का जो है एक एग्जांपल सेट होनी चाहिए कि आइंदा इस तरह की कोई ऐप्स, कुछ भी ज़रूरी नहीं है ऐप्स, कोई कंपनी भी इलीगल हो सकती है, कोई ब्रांड भी इलीगल हो सकता है, उसकी प्रमोशन कोई भी कर सकता है, तो कोई ओपिनियन उसके बारे में दी जा सकती है। ओपिनियन देने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्राइम कर दिया, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो एक्टर हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फ़र्क ये है कि आप क्रिमिनल लाइबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं जोड़ सकते। जब तक क्रिमिनल लाइबिलिटी आप तभी एस्टेब्लिश होगी अगर उसके पीछे उस बंदे का इंटेंशन होगा फ्रॉड का। तो आप जब किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन देते हैं तो वो फ्रॉड तो ना होगा, या किसी को आप डिसेप्शन तो नहीं ना कर रहे, या आप किसी का फाइनेंशियल लॉस तो नहीं ना कर रहे। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है। अब सबके लिए इक्वल का होना चाहिए कानून। आपके पास उनका इकरा कंवल का केस आया, आपको क्या लगता है कि उन्होंने कितना पैसा लिया था बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने का? देखिए, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि ये जो ऐप्स हैं जिनके बारे में आप कह रही हैं, देखिए ये आपको कब पता चला? कब पता चला? डकी के बाद। देखिए पहले आपको पता था इसका कि ये बैटिंग ऐप हैं या ये ट्रेडिंग ऐप हैं या ये इलीगल हैं? आपको इसके बारे में पता था? आपने जैसे पहले कहा सब इसके बारे में प्रमोशंस कर रहे थे, तो सबको पकड़ ले फिर। अब बात जहाँ तक है प्रमोशंस की, देखिए प्रमोशंस इटसेल्फ इज़ नॉट अ क्राइम। मैं आप पहले भी कहा है कि ये एक क्राइम नहीं है। अब आप कोई ओपिनियन देते हैं, उस ओपिनियन से कोई डिससैटिस्फाई हो जाता है, तो फ्रॉड नहीं है। हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, हर बंदे की अपना एक नॉलेज है, अपनी एक अकल है, वो खुद उसको समझता है कि ये चीज़ ठीक है, नहीं ठीक है। एग्जैक्टली ठीक है, ये क्राइम नहीं है, लेकिन आपको तो पता होगा ना कि फिर भी कितने पैसे लिए? क्राइम नहीं है बैटिंग ऐप्स। आप उन तब तक क्राइम नहीं था जब तक उनको नहीं पता था, लेकिन अब तो पता चल गया ना। लेकिन जब नहीं पता था उन्होंने प्रमोशन की तो कितना पैसा लिया होगा तकरीबन? आपको तो पता होगा, आपके पास सब चीजें हैं। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका जो बयान उन्होंने एनसीसीए में दिया था, उन्होंने ना उनकी ये नीयत है फ्रॉड करने की, ना किसी को डिसेप्शन करने की, ना किसी को फाइनेंशियल लॉस देने की, उनकी ना ऐसी कोई नीयत है। आप उनका पूरा कैरियर उठा के देख लें, जितनी उन्होंने स्ट्रगल की है इस फील्ड में, जिस तरह उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट माशरे में बनाई है, क्या आपको लगता है कि वो इस तरह काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आज भी उनका कोई भी बयान उठा के देख लें, वो आज भी जितने उनके चाहने वाले हैं, जितने उनके फॉलोअर हैं, वो यही कहते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करना और ना ही करना चाहिए जो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ हो, हमारे सोसाइटी के ख़िलाफ़ हो या किसी को उससे नुकसान पहुँचे। ना उनका पहले कोई इंटेंशन था, ना उनका कोई आज है और ना ही वो इस तरह करना चाह रहे हैं। तो जो मैंने आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो है ना केस, ये या तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए
और या फिर सबको एक तरह का जो कहते हैं ना पंजाबी में कि सर्जन करके सबको छोड़ देना चाहिए कि तो जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए ख्याल करना। लेकिन ये हम नहीं कह सकते, चूँकि केस बन गया तो अब इसका प्रॉपर एक ट्रायल है वो चलेगा कोर्ट में, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की पूरी उम्मीद है कि ये सरखरू होंगे इस पे। वो तो आपने बिल्कुल ठीक, बल्कि मेरा सवाल वही है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनका काम है, वो इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने ये करना है, प्रमोशन देनी है, उनको कोई फ़रिज़ जारी नहीं की गई कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, उनको नहीं पता था। लेकिन जब यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर किसी भी चीज़ की प्रमोशन करता है, तो उसके पैसे लेता है ना, फ्री में तो नहीं करता। तो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, कितने पैसे लिए होंगे? देखिए, हर चीज़ जो प्रमोशंस की जाती है ज़रूरी नहीं होता उसे पैसे दिए जाएँ। अब हो सकता है कि मेरा आपसे तल्लुक़ हो, मैं आपको कहूँ इसको प्रमोट कर दो, मेरी लॉ फ़र्म को प्रमोट कर दो, तो आप मेरे एज़ ए अच्छा तल्लुक़ होने की वजह से आप प्रमोट कर देंगे। अब ज़रूरी तो नहीं है हर चीज़ में पैसे लिए जा रहे हो। अब मेरी लॉ फ़र्म जो है वो अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही, उसका आपको तो नहीं नॉलेज, लेकिन आपने एक प्रमोशंस कर दी, ठीक है? अब मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके ऊपर बाय लॉज़ बनने चाहिए। अगर कोई चीज़ इल्लीगल है पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर बाय लॉज़ बनने चाहिए और सारे जो एक्टर हैं या हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, क्योंकि ये हर सैकड़ इसकी प्रमोशंस हो रही हैं, हर चीज़ की प्रमोशंस हो रही हैं, तो इस बाय लॉज़ बनने चाहिए। मैंने आते साथ जैसे एग्ज़ाम्पल दी थी, छोटी-सी मिसाल दी थी पार्किंग की, उसके भी बाय लॉज़ उस पर्ची के ऊपर लिखे हुए हैं कि इस तरह आपने इस तरह है। तो ये चीज़ों का भी बाय लॉज़ होने चाहिए। हमारा अदारा जो है ना इसके ऊपर एक एक्शन ले और कोई अपने बाय लॉज़ रूल्स बनाए इसके ऊपर। रजब भट्ट के ऊपर भी गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन के जो केसेस चल रहे हैं, वो भी अपनी पेशी जो है वो भुगत रहे हैं। तो उन वो भी कहीं न कहीं आप देखते हैं कि वो भी इनोसेंट हैं। उन्होंने भी जस्ट उनको नहीं पता था, उन्होंने प्रमोशंस कर दी और उनके ऊपर भी बिला वजह का केस बनाया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखें, एफआईआर हो जाने का मकसद ये नहीं है कि बंदा जो है मुल्ज़िम बन गया है, मुजरिम बन गया है, वो इनोसेंट ही है, अनटिल अनलेस प्रूव ना हो जाए। अब आपने रजब भाटी का कहा है या दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई हैं, देखें वो बिल्कुल इनोसेंट हैं, अनटिल अनलेस प्रूफ नहीं होगा, ठीक हुँ। है? अब जहाँ तक बात रही जो उन्हें प्रमोशंस की हैं, वो भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है एनसीसी है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके पीछे इंटेंशन थी उनकी फ्रॉड करने की या किसी को नुकसान पहुंचाने की। अगर नहीं थी तो फिर कैसे कैसे आप किसी के ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं? कैसे आप किसी को कह सकते हैं कि किसी ने क्राइम किया है? एक नहीं कर बहुत सकते आप। एग्ज़ैक्टली, एक बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, उसमें जस्टिस नहीं है, कहीं न कहीं इंसाफ नहीं दिख रहा है। जैसे आपने बोला कि हमारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर के अलावा इतने स्टार्स हैं, जो कि इनकी प्रमोशन कर रहे हैं, उनको उस तरह से नहीं पकड़ा गया और छोटे-छोटे कुछ यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर को पकड़ कर उन पर एफआईआर कर दी या उन पे इल्ज़ामात लगा दिए गए इस तरह के। तो ये कहाँ देखते हैं आप, इंसाफ कहाँ है फिर? देखिए, इंसाफ हमें तो पूरी उम्मीद है ऑनरेबल कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद ना हो तो पाकिस्तान में एक चीज़ है वो है कोर्ट्स। और हर बंदा जाके कोर्ट कैसे जाके डोर जो है नॉक करता है कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, ठीक है? तो हम भी कोर्ट इसलिए गए हैं कि हमें यहाँ पे इंसाफ की पूरी उम्मीद है और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस केस की हद तक कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जिससे किसी माशरे में किसी को नुकसान हुआ हो या किसी का इंटेंशनली तौर पे कोई फ्रॉड किया गया हो। कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है, कोई ऐसा क्राइम नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें हम जब कोर्ट में बताएँगे और हमें वहाँ पे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा। और जहाँ तक बात रही जस्टिस सिस्टम की, तो वो आपके सामने आजकल पिंकी का भी केस चल रहा है एक कराची में, और उसके ऊपर कितनी पिंकी डॉन। वो अब देख लें। और इसके अलावा जी अगर किसी ने कोई यहाँ पे रोटी चोरी की है, छोटी मोटी चीज़ें चोरी की होती हैं, वो भी आपके सामने, उनकी गिरफ्तारी भी आपके सामने आ जाती कैसे होती है, और वो भी देख लें। तो ये पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी और सबके लिए इंसाफ जो है इक्वल होगा। वैसे आपने पिंकी का नाम तो ले लिया है, जितना बड़ा उन पे केस है, किस तरह से उनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या उनका अंजाम क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी ऑडियंस उसको फ़ॉलो कर रही है, देख रही है हर तरफ। अब सोशल मीडिया खोलते हैं, हर तरफ पिंकी, 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 और इससे पहले पिंकी को कोई जानता ही नहीं था। और अब भी बैटिंग ऐप्स और गैम्बलिंग ऐप्स उन्होंने एफआईआर देना शुरू कर दिया, इन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया कि हम मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो पिंकी अब तक क्यों छुपी हुई थी? पिंकी अब क्यों सामने आई? देखिए, एक तरफ आपके पास हैं ये जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या यूट्यूबर हैं,
ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी ख़जाने का ये फ़ायदा करते हैं। ये जब इनको यूट्यूब से पैसे आते हैं बाहर से, तो डॉलर की शेप में आते हैं, उसके ऊपर बाकायदा टैक्स करता है। हाँ। जब टैक्स करता है तो जो कौमी ख़जाना है उसको फ़ायदा होता है। तो ये पाकिस्तान पैसे लेके आते हैं। अब दूसरी तरफ जिनका आप नाम ले रही हैं, वो एक देखें माशरे में क्या ला रहे हैं आप, और दूसरी तरफ ये देखें माशरे में एक अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, एक अच्छा मैसेज देते हैं। अगर प्रमोशंस इन्होंने की हैं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इन्होंने कोई क्राइम नहीं कर दिया, ठीक है। अब अनटिल अनलेस इसको साबित करना होगा उनको कि इंटेंशन इसके पीछे थी या नहीं थी। अब ओपिनियन देना होती है, एक ओपिनियन जो दी गई है, ओपिनियन के ऊपर आप एफआईआर नहीं दे सकते हैं। ओपिनियन इटसेल्फ इज नॉट ए क्राइम। पिंकी की क्या सजा बनती है आपको तो पता ही होगा। देखिए पिंकी का जो अफेंस है, एक तो ये है कि उनके ऊपर जो मैंने अभी तक मीडिया में देखा है काफ़ी ज़्यादा एफआईआर है, हाँ। और इतनी एफआईआर में और फिर उनकी सज़ा जो है हीनियस क्राइम में। हाँ। हीनियस क्राइम ऐसे क्राइम है जिनमें जो है उम्र कैद है या 25 साल तक की सज़ा है, इससे भी ज़्यादा सज़ा है। अब बात यह है कि ये डिटरमिन करना है जो तलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे कि वो उसको किस तरह लेके चलती है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही पाकिस्तान में एक मसला ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, अगर वहीं प्रॉपर तरीके से इंसाफ की बुनियाद के ऊपर मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन करें, मेरिट के ऊपर करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पिंकी जैसा बंदा जिन्होंने क्राइम किए होंगे कोर्ट से उनको जो है वो सजा ना हो। बिल्कुल, और उनका क्राइम इस तरह का है कि छोटे-छोटे यूनिवर्सिटी के बच्चे, जिनको वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती थी और अब तक वो किसी की नज़र में नहीं थी। और देखा ये जा रहा है कि इतने बड़े-बड़े इदारे उनके साथ मुखलिस इतने बड़े इदारे जो उनके साथ अटैच हैं। जैसे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मुनीब भट्ट, जितने भी शोबिज़ के सितारे हैं वो भी उनसे मंशियात लेते थे। तो वो ये लोग अब तक कहाँ छुपे हुए थे? देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है जो मुतलका डिपार्टमेंट है या पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साबित होंगी कि कौन-कौन इन्वॉल्व था या कौन-कौन इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है? ये हम अभी अभी से कोई चीज़ इसमें डिटरमिन नहीं कर सकते। ये मेरे ख़्याल में अदारों को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने देते हैं। और जहाँ तक बात रही सज़ा की, तो मैंने जैसे पहले कहा है कि हमारे ऐसे ईमानदार ऑफ़िसर भी हैं कि वो अगर ईमानदारी से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें तो ये एग्जांपल सेट हो सकती है। और चूँकि ये एक ऐसा क्राइम है जिससे बहुत ज़्यादा बच्चों को और हमारी जो बेटियां हैं, ये छोटे बच्चे हैं, उनको बचाया जा सकता है कि ये स्कूल कॉलेजेस में जब ये चीज़ें फैलती हैं तो फिर फैलती जाती हैं, इसको मेहर में रोकना होगा। एग्जैक्टली और छोटा कोई काम नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे कराची में अगर देखा जाए तो इनका बहुत अच्छा खासा वहाँ पे काम चल रहा था। फिर लाहौर में जब आई तो लाहौर में भी उनका अच्छा सा काम चल रहा था। तो मुझे नहीं अभी तक कोई उनके बारे में कोई खबर नहीं आई कि उनके साथ क्या होगा, क्या उन पर किस तरह के उन पर जो है केस किए जाएंगे। अगर पिंकी का केस लड़ने को आपको दिया जाए तो आप उनको डिफेंड कर लेंगे? देखिए बात यह है कि आप मेरी जो लॉ फर्म है प्रैग्मेटिक सोलिसिटर, वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो मैंने हमेशा जो है ना कॉर्पोरेट सेक्टर को ही देखा है। और हम कोशिश करते हैं कि जो बंदा माशरे के लिए अच्छा काम करे और अच्छी एग्जांपल सेट करे और पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ कोई काम ना करे, हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। और जो ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं हम बिल्कुल उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। हमेशा कहा जाता है ना कि जो वकील होता है अपने जो क्लाइंट होता है उसको कहीं बचाने की खातिर कहीं ना कहीं झूठ को सच और सच को झूठ भी कहना पड़े तो वो कहता है। तो ये सच है, ये हकीकत है, आप ऐसा जो है। बताएं, हमारे को आधा घंटा हो गया पॉडकास्ट को, मैंने कोई झूठ बोला है आपसे? ये लेकिन ये मैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं हुई हाँ, है। लेकिन एक भी मैं हम्म। आपको वही कह रहा हूँ कि बात ये है कि ये डिपेंड करता है लॉयर के ऊपर। उसको लॉयर को चाहिए कि वो कानून और इंसाफ की बात करे। और हम लोग जो हैं हमें सिखाया ये क्या है कि हमने जस्टिस सिस्टम की बात करनी है, ऑनरेबल कोर्ट को हमने असिस्ट करना है अकॉर्डिंग टू लॉ। हमने लॉ से हट के कोई बात नहीं करनी। अगर कोई इलीगल काम कर रहा है तो तभी हमने कोर्ट में बताना है कि ये गलत काम हो रहा है, और कोई सही काम कर रहा है तो उसके बारे में बताना है हमने। तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उससे बाहर नहीं जा सकते, जो मुतलका हमारे लाज हैं उससे बाहर नहीं जा सकते, और हमेशा हमने कानून और इंसाफ की बात करनी है, और हमेशा से हम करते आ रहे हैं। सलीम साहब मुझे ये बताइएगा, यूट्यूबर्स और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने तो ये काम करना ही करना है।
कोई एडवाइस उनको दे दें? देखिए, बात ये है कि ये जितने भी हमारे एक्टर हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, प्रमोशन तो नहीं रोक सकती ना। आप कैसे टीवी ओपन करती हैं तो सबसे पहले ऐड आती है, हाँ। ठीक है? ये प्रमोशन रुकनी नहीं है। लेकिन हमारा जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसको कोई ऐसी एडवाइज़री जारी करनी चाहिए कि कोई भी प्रमोशन होने से पहले कोई एक डिस्क्लेमर इश्यू हो कि ये जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन है। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको फ़ॉलो करो, नहीं लगती तो आप बिल्कुल फ़ॉलो ना करें। इस तरह की जो ओपिनियन है या इस तरह की जो ये डिस्क्लेमर है या एडवाइज़री है, ये मुतलका डिपार्टमेंट ही इश्यू कर सकता है और ये एडवाइज़री मेरे ख़्याल में इश्यू होनी चाहिए मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि आइंदा के लिए इन चीज़ों से बचा जा सके। ओके। अब तक सोशल मीडिया हमारी बहुत ज़्यादा ऑडियंस देखती है। उनकी नज़र में इकरा कंवल जो है वो विक्टिम है। उन्होंने सज़ा पाई है, उन्होंने उन पे एफआईआर हुई है, गैम्बलिंग ऐप्स पे हुई है, जैसे डकी के ऊपर केस हुआ है, जैसे रजब भट्ट के ऊपर केस हुआ है, जैसे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर के ऊपर केस हुआ है। तो सब पे सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट है कि भई ये मुजरिम है, इन्होंने गलत काम किया है। तो आप उस पे क्या कहेंगे कि आप एज़ अ वकील उनको किस तरह से डिफेंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन आप ठीक करें। आपने सोशल मीडिया की तरह कह दिया कि वो मुजरिम है और मुजरिम का वकील मैं एज़ ए उनको डिफेंड कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखें, जो सोशल मीडिया है उसमें अवेयरनेस किसने देनी है? अब हर बंदा ना ही तो लॉयर है, ना ही वो इतना एजुकेटेड है। अब एक एफआईआर होने से ये मतलब ये नहीं होगा कि वो मुजरिम बन गए हैं, ठीक है? अब चीज़ों को समझना होगा। प्रमोशंस जो हैं, प्रमोशंस की वजह से किसी बंदे ने एक ओपिनियन दी और कोई अगला बंदा जो है उससे डिससैटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसने फ्रॉड कर दिया या उसने किसी को धोखा दे दिया है या उसके पीछे उसकी इंटेंशन है फ्रॉड करने की। ऐसा नहीं है, ठीक है? अब बात रही जहाँ तक सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया की प्रिजम्पशंस कुछ और हैं, रियलिटी कुछ और है। अब किसी को प्रिज्यूम कर लेना कि इस वजह से किसी को नुकसान होगा, यही प्रिज्यूम किया गया है ना। इस एफआईआर को आप उठा के देखेंगे फैक्ट्स को, तो यही प्रिज्यूम किया गया है कि ये जो इन्होंने प्रमोशंस की हैं, इस प्रमोशंस की वजह से किसी को नुकसान का खतरा महसूस हो रहा है या हुआ होगा या नुकसान हुआ है, कुछ ऐसा महसूस किया गया है। देखें, ये महसूस होना और क्राइम होने में बड़ा फ़र्क है। यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटी अगर आपने एस्टेब्लिश करनी है तो हमारे लॉ में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, मेंजरिया। उसमें उसके लिए क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, एक्टस रॉइस, क्रिमिनल एक्ट भी होना चाहिए। अगर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, एक्टस रॉइस नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अगले बंदे के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। अब यहाँ पे जो प्रमोशंस हैं, अब आपने पूरे सोसाइटी में बता दिया कि इन्होंने पता नहीं ऐसी गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन कर दी है जिसकी वजह से पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया, जबकि इसके पीछे उनका इंटेंशन इस तरह का नहीं था। प्रमोशन तो हर वक्त चल रही होती है, हर बंदा जो है डिफरेंट प्रमोशंस कर रहा है। ऐसी एफआईआर होने पे आ जाए तो हर बंदे के ऊपर एफआईआर हो जाएगी। आप नहीं रोक सकते, आपको सिस्टम को बेहतर करना होगा, आपको चीज़ों को ठीक करना होगा, ठीक है? अब हम हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम माशरे में और लोगों को ये बताएं, अवेयरनेस दें कि एफआईआर हो जाने से कोई बंदा ना मुलज़म बनता है ना मुजरम बनता है। वो सिर्फ एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से कोई कार्रवाई शुरू होती है। आपने किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई शुरू करनी है या करवानी है तो आप इंफॉर्मेशन तलका डिपार्टमेंट में देंगे, उसके बाद फिर वो सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आया ये फेंस बनता था या नहीं। तो सेम सिचुएशन है, इनके ऊपर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है, उसमें अभी ये साबित होना बाकी है कि इन्होंने ये जराइम किया है, ये जुर्म किया है या नहीं, साबित करना है पीछे इंटेंशन थी या नहीं। ये सारी चीज़ें साबित होंगी, उसके बाद जाके मुलज़म बनेंगे। अभी तो आप इनको अलेज्ड अक्यूज़ कह सकते हैं कि एक इनके ऊपर एलिगेशन है और वो भी एक ऐसा एलिगेशन है जो जनरल एलिगेशन है, प्रिज्यूम किया जा रहा है इसकी वजह से ये हुआ होगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। और इस तरह का इनके ऐसी इंटेंशन भी नहीं थी पीछे क्राइम करने की। अगर मैंने जैसे आपको बताया कि आप किसी चीज़ की प्रमोशंस करती हैं तो आप तो एक ओपिनियन दे रही होती हैं, आप एज ए थर्ड पार्टी हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं हैं, ना आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, ब्रांड के साथ। बीच में पीआर एजेंसी भी होती है,
आप सिर्फ एक प्रमोटर हैं, आपने अपनी ओपिनियन देनी है, अपनी राय देनी है, अगला बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको फॉलो करे या ना करे। हम मजबूर तो नहीं कर देते किसी को कि मैं जो कह रहा हूँ आपने यही करना है। हम किसी को पकड़ के बांध के या हम कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते। अब इसी वजह से जैसे आपने कहा कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ उनको, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जस्टिस सिस्टम को बेहतर करें, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इस एफआईआर में जो कॉन्टेक्स्ट है, जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, वो आप उठा के देखें, और जो पीके के सेक्शंस लगाए गए इसके ऊपर, और जो पाकिस्तान पीनल कोड के जो सेक्शंस हैं, उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बिल्कुल कंट्राडिक्शन है विद द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। दोनों जो है वो मैच नहीं होते हैं। हम ये कहते हैं कि जो सेक्शंस हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे इनके ऊपर। ना उन्होंने फ्रॉड किया है, ना उन्होंने कोई फोर्जरी की है, ना स्पैमिंग की है, ना स्पूफिंग की है, ना कोई चीटिंग की है। जब उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, केस प्रमोशंस के हद तक है, प्रमोशन इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम। अब साबित करने के लिए आपको ये चीज़ें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को चीज़ें साबित करनी होंगी, और ये उनके लिए ये क्योंकि पहले केस है, तो इसके लिए बाकायदा उनको कोई एडवाइजरी जारी करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में इन चीज़ों से बचा जा सके। ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, ये हमारे लिए रोल मॉडल है। हम इनको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनसे ऐसी चीज़ें, इनसे गवर्नमेंट को चाहिए, चीज़ें करवा सकती है गवर्नमेंट, जिससे हमारे माशरे में एक मुस्बत असर और मुस्बत असरात आ सकते हैं। इनसे ऐसी प्रमोशन करवानी चाहिए कि ये चीज़ें अगर वो गैम्बलिंग ऐप थी या कोई इलीगल थी, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि इन जो ये जो इन्फ्लुएंसर्स थे या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, इनसे ऐसी प्रमोशन करवाते कि इनको आपने फ्यूचर में नहीं करना, ताकि अवेयरनेस होती है और पूरे माशरे में एक मुस्बत असर जाता। लेकिन वो आपको पता है कि एनसीसी पहले जो ऑफिसर हैं उनके साथ फिर क्या हुआ और कैसे प्रोसीडिंग्स की गई, फिर कैसे करप्शन पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो हमारा अलमिया है वो करप्शन का है। तो उसके ऊपर भी जो है ना हम इंशाल्लाह किसी दिन फिर पॉडकास्ट करेंगे, करप्शन को कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और बहुत सारी जो भी जहन में बातें थी हमारे देखने वाली ऑडियंस के, वो भी क्लियर हो गई होंगी कहीं ना कहीं कि प्रमोशंस करना गुनाह नहीं है जब तक आपको पता ना हो कि ये गलत है या सही है। और कुछ लोग इनोसेंट होते हैं, जैसे आपने बोला कि इकरा कबल का बिल्कुल भी केस इस तरह का नहीं है जिस तरह उसको मुजरिम कहलवाया जाए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट फिर आपसे मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, होप्स हो कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और बहुत सारे सवाल जो आपके जहनों में थे वो क्लियर हो गए होंगे कहीं ना कहीं। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट आतिका शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।